ये है मल्होत्रा, जिसकी जेब से अगर 1000 का नोट गिर जाए तो वो उठाता नहीं है, क्योंकि जितना टाइम नोट को उठाकर जेब में रखने में लगता है उतने टाइम में वो लाखों का डील कर लेता है। मीटिंग के टाइम मल्होत्रा ने कहा, मेरी केमिकल फैक्ट्री के ड्रग्स को शहर पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। तुम लोग को अंदाजा भी है मुझे कितना नुकसान हो रहा है। एक ने कहा, सर हम समझ सकते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री के लोकेशन को चूज करने का असली वजह ये नदी है जो हमारी फैक्ट्री के ठीक सामने से जाती है, और सर अब यही नदी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसी नदी की वजह से हमारी ट्रक को पूरा रास्ता घूम कर जाना पड़ता है। गुस्से में मल्होत्रा ने कहा, तुम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है सर, यहाँ से हमारा एक ब्रिज आना चाहिए। ब्रिज के बनते ही हमारा 70% ट्रैवलर टाइम बच जाएगा। तब तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से ब्रिज बनवाओ। हम ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन ब्रिज बनवाने के लिए जो लैंड हमें चाहिए वो हम खरीद नहीं पा रहे हैं। दरअसल वहाँ पर एक पेड़ है सर जो 200 साल पुराना है और नेचुरली उस पर सिक्कों के खंडे का आकार बना हुआ है। वहाँ के लोग मानते हैं कि ये गुरुओं का देन है और सब उसे बहुत सिद्ध मानते हैं। मल्होत्रा ने कहा, कौन है उस लैंड का मालिक? सर वो एक माँ और बेटा रहते हैं। बेटे का नाम वीरा है जो एक लोकल स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता है। मल्होत्रा ने कहा, अच्छा तो तुम लोग एक मार्शल आर्ट टीचर से डर गए? ऐसा नहीं है सर, डर हमें उससे नहीं उसकी माँ से लगता है। जब हम जमीन का सौदा करने गए थे तब उसकी माँ ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिससे हमें न चाहते हुए भी वापस आना पड़ा। मल्होत्रा ने कहा, लगता है मुझे जाकर मिलना पड़ेगा उनसे। सीफा किस टाइम फ्री हूँ मैं? सर सुबह के 8 बजे के टाइम। अगली सुबह मल्होत्रा उनसे मिलने उनके कॉलोनी में आ जाता है। मल्होत्रा ने कहा, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। इस लैंड की मार्केट प्राइस अभी 12,000 स्क्वायर फीट चल रहा है। मैं आपको डबल दूंगा, 24,000 स्क्वायर फीट। 6,000 आपके लिए और 6,000 आपके इस पेड़ के लिए। बेबे ने कहा, इस पेड़ की क्या अहमियत है, वो तो तू जान ही नहीं सकता, लेकिन अगर इस जमीन पर ये पेड़ नहीं भी होता फिर भी मैं इसे नहीं बेचती। मल्होत्रा ने कहा, फिर तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तू अब यहाँ से नहीं गया तो जूती निकाल कर खींच कर मारूंगी। उस टाइम मल्होत्रा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वीरा मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करके कृति के साथ बातें करते हुए जा रहा था। तभी वहाँ पर मल्होत्रा के लोग आ जाते हैं और वीरा को अपने साथ मल्होत्रा के घर ले आते हैं। वीरा ने कहा, सर मैंने बेबे को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन हमारे पास सिर्फ वही छोटी सी जगह है। अब मल्होत्रा अपने मैनेजर को बुलाता है और पूछता है, अभी लाखा कहाँ पर है? फिर हम रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पर पंजाब के काफी सारे लोग लाखा को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इधर लाखा रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था। जैसे ही वो उठा, भोला की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत ही एक आदमी को मारने के लिए भेजा, लेकिन लाखा ने उसे उठाकर रेत में धांस दिया। तभी भोला ने सभी को एक साथ जाने को कहा, लेकिन लाखा सभी को बड़े ही आसानी से मारते हुए आकर भोला को पकड़ लिया। इस मौके का फायदा उठाकर उन लोगों ने रस्सी से लाखा को बांध दिया। भोला ने कॉल लगाकर कहा, डैड मैंने उस फिरंगी को पकड़ लिया है, अब कोई खतरा नहीं है, आप आ जाइए। लेकिन ये सब लाखा का ही प्लान था ताकि वो उसे बिल से बाहर निकाल पाए। जैसे ही उसका बाप वहाँ आया, लाखा ने तुरंत ही रस्सी को छुड़ा लिया और सभी लोगों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मारा। लास्ट में लाखा ने उसके बाप का सर रेत में धंसाकर मरोड़ दिया। तभी मल्होत्रा का कॉल आ गया। लाखा ने कहा, बस मैं आ रहा हूँ। रात में वीरा उसी पेड़ के आगे बैठकर वाहे गुरु से प्रार्थना कर रहा था कि वो मल्होत्रा से उसकी माँ को बचा ले। पर तभी वहाँ पर लाखा आ जाता है। वो यहाँ पर इस पेड़ को काटने आया था। वीरा लाखा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसे मारता भी है, लेकिन लाखा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में लाखा ने वीरा को एक हींच लात मारा। उसके बाद उसे उठाकर पटका, फिर ले जाकर पेड़ में दताकर मारने लगा, जिससे खंड की शक्तियां वीरा के अंदर समा गईं। इधर लाखा चेनसॉ को स्टार्ट करके वीरा को काटने ही वाला था, लेकिन तभी वहां जोर का बिजली कड़का। लाखा को बहुत ही तेज का झटका लगा और वो उड़ते हुए आकर कीचड़ में गिरा। फिर हम वीरा को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका था, और जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा ये सिर्फ एक डरावना सपना था। चेक करने के लिए वीरा ने अपने आप को आईने में देखा तो उसके जिस्म में कोई भी घाव नहीं था, लेकिन वीरा को क्या पता कि अब उसके अंदर अनोखी शक्तियां आ चुकी हैं। स्कूल में वीरा कृति से बात कर रहा था, तभी एक बच्चा वहाँ आया और कहा, सर मुझे आपका वो ब्रूस ली वाला शॉट बहुत पसंद आया था, फिर से करके दिखाओ ना। वीरा कृति के सामने मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो मान जाता है। शुरुआत में वीरा डरते डरते किसी तरह 1-2 शॉट मार देता है, लेकिन तभी एक शरारती बच्चे ने मशीन को सुपर फास्ट में सेट कर दिया, जिससे बॉल काफी तेज निकलने लगा। पर वीरा बड़े ही आसानी से सभी बॉल को डोज कर रहा था, जैसे कि उसे सभी बॉल स्लो मोशन में दिखाई दे रही हो। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। इधर मल्होत्रा के मैनेजर ने आकर कहा, सर लाखा का अभी तक कुछ पता नहीं चला और वो पेड़ भी अभी तक वहीं है। रात में वीरा अपने भाई अमन के साथ बातें करते हुए जा रहा था, पर तभी वहाँ पर मल्होत्रा के लोग आ जाते हैं। वो यहाँ वीरा को मारने आए थे। वीरा ने जैसे ही मोबाइल में छपी लड़की को टच किया, वैसे ही उसके अंदर माधुरी दीक्षित की आत्मा आ गई और वो भाग भाग कर उन लोगों के सामने मटकने लगा। और तो और वो मैनेजर को किस करने वाला था, लेकिन तभी उसे होश आ गया और वो उसे अपने से दूर फेंक दिया। गुस्से में मैनेजर ने तुरंत ही उन्हें मारने के लिए कहा। डर के मारे वीरा अमन को लेकर फ्लैश से भी तेज भागने लगा। वीरा को इतना तेज भागता देख अमन भी बोछक्का रह गया। भागते टाइम मल्होत्रा के लोगों ने वीरा को 3-4 गोलियां भी मारी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। पीछे ये सब नजारा अमन देख रहा था। गाड़ी से पीछा करने के बाद भी मल्होत्रा के लोग वीरा को पकड़ नहीं पाते। इधर किसी तरह वीरा अमन को लेकर अपने कॉलोनी में आ जाता है। पहुंचते ही अमन ने सारी बात बेबे को बताई कि ये किस तरह 200 के स्पीड
में भाग रहा था। अगर यकीन नहीं होता तो उसके जूते देख ले। वीरा को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये बोल क्या रहा है, इसलिए वो कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। अमन ने कहा बेबे मैं तेरी सर की कसम खा रहा हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू मेरे साथ चल। अंदर आकर अमन ने चाकू से वीरा को एक छोटा सा घाव दिया। कुछ ही पलों में वो घाव अपने आप भर गया। बेबे को और दिखाने के लिए अमन पहले तो वीरा के ऊपर बैठा, उसके बाद उसे मारने ही वाला था, पर तभी वीरा का आंख खुल गया और वो घबराहट में अमन को दूर फेंक दिया। ये देखकर दोनों खुशी के मारे नाचने लगे। बेबे ने कहा वीरे तेरे अंदर सुपर पावर आ चुकी है। वीरा ने तुरंत ही अपने कपड़े उतार दिए। बेबे ने वीरा के पीठ पर खंड का निशान देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वीरा ने कल रात वाली बात बेबे को बताई, किस तरह उस आदमी ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म में कोई भी घाव नहीं थे। अब वीरा उड़ते हुए सीधा एयरपोर्ट पर आता है, लेकिन उसके आने का तरीका अभी थोड़ा कैजुअल था। सारे रिपोर्टर और पुलिस वालों की नजर वीरा पर ही थी। गोली का आवाज सुनकर तुरंत ही वीरा कांच तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर आते ही सारे आतंकवादियों ने वीरा पर बंदूक तान दिया। वीरा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उन लोगों ने फायर कर दिया, पर तभी जैसे कि समय वहीं पर थम गया। वीरा ने जल्दी से जो गोली पुलिस वाले को लगने वाली थी उसे हटा देता है। उसके बाद एक आतंकवादी का गन छीनकर उसे जोर का पंच मारता है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उधर वो आतंकवादी लगड़ते हुए सीधा पुलिस वाले के पास पहुंच गया। इस तरह वीरा ने सभी पैसेंजर को उन आतंकवादियों से बचा लिया और सभी के नजर में सुपर हीरो बन गया। अगले दिन कुछ लोग फैक्ट्री का सारा कचरा स्कूल के ठीक सामने फेंक रहे थे। तभी कृति वहां आ जाती है और उनसे उलझने लगती है, लेकिन वीरा उसे रोक लेता है और समझाकर उसे वहां से भेज देता है। वीरा समझ गया था ये कचरा मल्होत्रा के फैक्ट्री का ही है, इसलिए वो सारा कचरा ले जाकर मल्होत्रा के घर के बाहर फेंक देता है। और जब मल्होत्रा बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे कचड़े फैले हुए थे। तभी एक और पॉलिथीन आकर गिरता है, जिस पर फ्लाइंग जेट का स्टिकर चिपका हुआ था। स्टिकर देखकर मल्होत्रा समझ जाता है ये काम फ्लाइंग जेट का ही है। अब वीरा के शक्तियों के बारे में उसकी माँ और अमन को पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता था आखिर उसे कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है। ये पता लगाने के लिए उसकी माँ ने हल्क का मूवी देखा और चेक करने के लिए वीरा को गुस्सा दिलाने लगी, जिससे ये पता चला वीरा के अंदर सुपर स्ट्रेंथ भी है। और पता लगाने के लिए उन्होंने सुपरमैन का मूवी देखा और फिर वीरा को छत के ऊपर ले जाकर वहाँ से ढकेल दिया। ढकेलने से ये भी पता चल गया वीरा उड़ भी सकता है। अब लास्ट में एक कॉस्ट्यूम की कमी थी बस। बेबे ने वीरा को काफी सारे कॉस्ट्यूम पहनाकर चेक करवाए, लेकिन कोई भी कॉस्ट्यूम समझ नहीं आ रहे थे। इसलिए बेबे ने फैसला किया वो अपने हाथ से कॉस्ट्यूम बनाएगी। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार कॉस्ट्यूम तैयार हो गया और जब वीरा उसे पहनकर आया तो वो बिल्कुल सुपर हीरो लग रहा था। तभी बेबे ने उसके पिता की पगड़ी लाई और कहा अब वक्त आ गया है तू अपने पिता की पगड़ी पहने, लेकिन वीरा ने पगड़ी पहनने से साफ मना कर दिया। बेबे ने कहा पगड़ी ना सही, लेकिन तू उनका नाम तो रख सकता है, फ्लाइंग जेट। अगले दिन एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादियों ने हमला करके वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया था। इधर गोली की आवाज वीरा के कान में गूंज रही थी। तभी वीरा की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो वही पेड़ के आगे खड़ा होकर वाहे गुरु से प्रार्थना कर रहा था कि वो उसके पापा को उन टेररिस्ट से बचा लें।